कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में हैं। लास्ट क्लास जहाँ से छोड़ी थी वहीं से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने समाज, इकोनॉमिक, अर्थ, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के दौरान राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग ऋग्वेदा पीरियड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, जो लोग पिछली क्लास आपने नहीं देखी हैं वो लोग इसके पहले जो पिछली क्लास हम लोग पढ़े हैं सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उसको जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। जो नए व्यक्ति हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अभी तक जो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास आपको समय से मिल जाए। दरअसल वैदिक सामाजिक जीवन की जब बात करते हैं तो जो भारतीय मानव सभ्यता का एक ऐसा काल है जिस काल में हमें संगठन मिलता है, संगठनात्मक जानकारी मिलती है। इसके पहले हम लोग सिंध सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, उसमें इस तरीके की जानकारी नहीं मिली। ये वैदिक साहित्यों से जानकारी हमको मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम, जो लोग पहली क्लास में रहे होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की बात करें, अगर ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, लगभग ये 900 वर्ष। अच्छा, जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तब वे विभिन्न जनों में विभाजित थे, जनों में रहते थे। जन कबीलाई समाज था, घुमंतु समाज था, यायावारी जीवन था उनका, जो प्रारंभिक जीवन था। और इन जनों का जो प्रधान होता था उसे राजन कहते थे। राजन, राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। जनस्य गोपा, आप बात को समझो, राजा जैसा कोई कॉन्सेप्ट मिला नहीं है। राजा उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। राजा का कॉन्सेप्ट, जो कबीले के लोग होते थे वो स्वेच्छा से अपनी रक्षा के लिए जिस व्यक्ति को नेतृत्व स्वीकार कर लेते, जिस व्यक्ति का, उसको जनस्य गोपा कहा जाता था। ये जो राजा होता था, राजन होता था, जनस्य गोपा होता था, इसके पास असीमित अधिकार नहीं था। उसे जो कबायली संगठन थे, जो कबीलों के संगठन थे, कबीलों के जो संगठन थे उनसे सलाह लेनी पड़ती थी।
उनसे सलाह सलाह लेनी पड़ती थी। समझ पा नहीं, यहां तक, ताकि उसके अंदर निरंकुशता ना रहे। राजन पर नियंत्रण के लिए जैसे सभा हो गया, समिति हो गया, विदत हो गया, गण हो गया, ये गण आदि संस्थाएं थी। ये संस्थाएं जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी। अब अगर संगठनात्मक की बात करें तो सबसे पहले जन, जन के बाद ये ना बना है, चलिए फिर से लिखो। सबसे पहले जन, जन के बाद विष, विष के बाद ग्रामीण, उसके बाद कुल। समझ रहे? जन का जो, ये जन जो है कबीले होते थे। जन जो है, जन का मुखिया होता था जनस्य गोपा, है ना, जनस्य गोपा या जनस्य गोप्ता, कहीं के जनस्य गोप्ता भी लिखा मिलेगा। और विष का होता था विस्पति, विष का विस्पत होता था। ग्रामीण का ग्रामीणी होता था। कुल का कुलप होता था। ये कुल जो है गांव का हिस्सा होता था। तरीके से ये गांव का हिस्सा होता था। इस तरीके से कह सकते हैं गृह था, घर था, है ना। अच्छा, मान लीजिए इस तरीके से समझ लीजिए, ये एक जन है, जन है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 20 हो गया। अब 20 को भी डिवाइडेड कर देंगे तो ये क्या बन गया, ग्रामीण हो गया। और इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये कुल, ग्राम के अधीन होता था, गांव के अधीन होता था। इस तरीके से संरचना थी। इस तरीके से हमको संगठन की संरचना देखने को मिलती है। अगर हम लोग राजा की बात करें तो ये मान लीजिए राजा है, एक उदाहरण के। इसके बाद पुरोहित होता था, पुरोहित है। उसके नीचे सेनानी, ये पुरोहित, उसके बाद सेनानी, समझ रहे हैं, सेनानी, सेनानी के बाद ब्राह्मणी। अब राजा जो होता है इसको जनस्य गोपा बोलते थे। राजा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, राजा तो उत्तर वैदिक काल में आएगा। इसके सहयोगी होते थे पुरोहित, ये पूजा पाठ करता था। सेनानी जो होता था ये सेनापति का काम करता, जैसे अस्थाई सेना होती थी उस समय, अस्थाई सेना होती थी। मान लो ये दो कबीले हैं, ठीक है, ये दो कबीले हैं और इनके आपस में झगड़ा हो गया।
तो ये क्या करता था, सेनानी जो है इसको, जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण नहीं, इसका ग्राम प्रधान होता था, इसको आदेश देता था कि भाई सेना लेके चलो। सेना मतलब अस्थायी सेना होती थी। तो गांव के ही जो मजबूत लोग होते थे उन्हीं से कहते थे भाई लट्ठे वट्ठे लेके चलिए। तो अब इन लोगों को क्या है, आवश्यकता पड़ने पर जो हमला करने वाले लोग होते थे उनको हमले का मुकाबला देना है या फिर हमले को रोकना है। तो ये गांव से ही चले जाते थे लोग इस तरीके से। यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आया। सबसे पहले जन, फिर विष, फिर ग्रामीण, फिर कुल, ये संस्था थी। और जो राजन होता था, इसमें आपको राजा, जनस्य गोपा, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, है ना। अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल के दौरान जो प्रमुख संस्थाएं थीं उनके विषय में बात करें तो सबसे पहले एक संस्था थी बिदत। बिदत बिदत का उल्लेख 122 बार पूछा गया, 122 बार उल्लेख मिलता है। एक सौ बाईस बार उल्लेख मिलता है। इसमें महिलाएं भाग लेती थी। इसमें महिलाएं भाग लेती। यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी। ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें सामाजिक, धार्मिक, एवं सैन्य उद्देश्यों से के लिए कार्य करती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बिदत है, उसका 122 बार उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। इसमें महिलाएं भाग लेती थीं। ऋग्वेद कालीन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी और सामाजिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसका जो नेक्स्ट दूसरी है, दूसरा संगठन है जो सभा। सभा जो है इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिला है। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिला है।
सभा का मुखिया सभापति होता था। इसमें महिलाएं भाग लेती थी। महिलाएं भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल तक आते थे, महिलाओं ने भाग लेना बंद कर दिया। ये संसद के रूप में कार्य करती थी। संसद के रूप में कार्य करती थी। हम लोग जब पहले क्लास पढ़े थे सामाजिक, तो उसमें कई महिलाओं के नाम हम लोगों ने पढ़े थे। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, इन महिलाओं के नाम मिले हैं। उन महिलाओं के बारे में डिस्कस किया था। आप पीछे की क्लासें करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना? तो आप पिछली क्लासें जरूर देख लेना, लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। अच्छा, सांसद के रूप में कार्य करती थी। इसमें वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, ये सब होता था। वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा आदि। हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, सभा। सभा में इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार आया है। इसमें महिलाएं भाग लेती थीं। इसका सभा का मुखिया सभापति कहलाता था। ये सांसद के रूप में थी और इसमें वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा वगैरह होती थी। आधुनिक समय में इसकी तुलना राज्यसभा से की जाती है। चलिए ये भी पॉइंट लिख देते हैं। आधुनिक समय में इसकी तुलना राज्यसभा से होती है। तीसरा है समिति। समिति ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। चलिए लिख लीजिए इस पॉइंट पे। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। इसके पास पावर था। पावर ये था, राजा का चुनाव करती थी। राजा का चुनाव मतलब निर्वाचन। और राजा को पद से हटा सकती थी, या राजा बीमार हो गया या युद्ध में घायल हो गया तो उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकती थी। तो पुनर्निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। योगदान पूर्ण योगदान
ठीक है, समिति की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसी में। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। आधुनिक लोकसभा से की जाती है। समिति के प्रधान को ईशान कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है गण। ऋग्वेद के समय संभवतः एक जनसभा थी। इसका प्रधान गणपत होता था। गणपति बप्पा मौर्य। इसका प्रधान गणपत होता था। गणपत सभी गणों से बड़ा होता था। गणपत सभी गणों से बड़ा होता था। समझ में आए? उसके बाद में परिषद। दा बना है। परिषद प्रारंभ में परिषद जनजाति सैन्य सभा प्रतीत होती है। सैन्य सभा प्रतीत होती है। ये कबीले का मार्गदर्शन करती थी। कबीले का मार्गदर्शन करती थी। इसमें पुरोहितों का वर्चस्व होता था। पुरोहितों का वर्चस्व होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में आते थे पहली बार राजा जैसा शब्द देखने को मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल को भी देख लेंगे। उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक जीवन है ना, पॉलिटिकल लाइफ इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, तो थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे राजा जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल आते आते
राजा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। राजा का जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहली बार राजा का ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत आएगा, जो उसका बेटा होता है ना। अब यहां पर क्या है, राजा जो है ना टैक्स लेने लगा। 1/6। एक जैसे वैदिक काल में, जो हम लोग वैदिक काल में पढ़ रहे थे, वहां पर जो टैक्स होता था वो उपहार के रूप में होता। और यहां पर अब अनिवार्य कर, अनिवार्य कर, अनिवार्य कर एक होता था भोग नाम का कर। भोग मतलब दैनिक जीवन की वस्तुएं, दैनिक जीवन की वस्तुएं। किसके लिए? राजा के लिए। जैसे राजा स्नान किया, स्नान करने में उसको पूजा पाठ करना है, तो माली फूल लेके आ रहा है। इस तरीके से कोई दूध घी मक्खन लेके आ रहा है, कोई वस्त्र धुल के ला रहा है, तो ये क्या, ये टैक्स रूप अनिवार्य कर हो गया था। उत्तर वैदिक काल आते थे, उत्तर वैदिक काल आते आते निरंकुशता बढ़ी। राजा में निरंकुशता बढ़ गई। कारण था आर्थिक कारण। साम्राज्य विस्तार। अब छोटे छोटे जन मिलके जनपद बनने लगे। अब छोटे छोटे जन मिलके जनपद बनेंगे, जो हम लोग बाद में 16 महाजनपद पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पुरु प्लस भरत दोनों मिलके कुरु बनेंगे। तुरुवस प्लस क्रीवी दोनों मिलके पांचाल बनेंगे। अच्छा, एक लाइन ये बहुत पूछा जाता कई बार, जो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। दो पुत्रियां कहा गया। अब अच्छा, राजा का सिद्धांत जो है ना, सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में। अच्छा, जो उत्तर वैदिक काल में राजा होगा, किंग होगा, जो ये राजा
ये राजा है। राजा अपने को मध्य क्षेत्र का राजा दिखता था, है ना। अब जो इधर का है उत्तर का, वो विराट दिखता था। विराट, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जो दक्षिण का है वो भोज लिखता था, है ना। और ये जो पूर्व का है ये सम्राट लिखता था। पश्चिम का है ये स्वराट लिखता था। अब अलग अलग उपाधियां ग्रहण करने लगे। कोई भोज लिखेगा, कोई सम्राट लिखेगा, कोई विराट लिखे, कोई विराट लिखेगा, कोई सम्राट लिखेगा, कोई स्वराट लिखेगा। और इन सबको जीतने वाला, इन सबको जीत लेता था जो सबको जीतने वाला एकराट कहलाता था। एकराट कहलाता था। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये मिलान के लिए पूछता है, उत्तर में कौन सा था, दक्षिण में कौन सा था, पूर्व में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा था। अच्छा, इसके सहयोग, राजा के सहयोगी भी होते थे। जैसे राजा है ये, तो राजा के सहयोगी कौन होगा? पुरोहित होगा, जो पूजा पाठ करेगा। 12 सहयोगी मिलेंगे। सेनानी होगा, युवराज होगा। युवराज मतलब जो ज्येष्ठ पुत्र होता है राजा का, वंशानुगत अब हो राज्य चलेगा। महिषी होगी, महिषी मतलब पटरानी, जो रानियों में सबसे बड़ी रानी होगी। सूत होगा, सूत मतलब जो राजा का सारथी होता था, राजा का सारथी जो रथ हाँकता था। ग्रामणी होगा, ग्रामणी का मतलब ये है जो ग्राम का मुखिया। ग्राम का मुखिया, है ना। संग्रहीता होगा, संग्रहीता, संग्रहीता का मतलब कोषाध्यक्ष। भागदूत होगा, इसका मतलब होता है कर एकत्र करने वाला। अक्षवाय होगा, ये मतलब होता था ध्रुत क्रीडा में का साथ देने वाला। आप कह रहे हो ध्रुत क्रीडा क्या है? क्रीडा बड़ी की मात्रा, क्रीडा लिख लीजिए, क्रीडा है, क्रीडा, ध्रुत क्रीडा। ध्रुत क्रीडा क्या होता था? जैसे जुआ खेलना, पासा खेलना। इसमें सहयोग करता था राजा का। पालागल, इसका मतलब है राजा का साथी, जो वन वगैरह में साथ देता था, वन अधिकारी। गोपी कर्तन होगा एक, ये शिकार में से एक तरीके से राजा के सहयोगी होते थे, है ना। राजा के सहयोगी होते थे। अब राजा जो है यज्ञ कराएगा बड़े बड़े,
जैसे अपना नाम ऊंचा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ होंगे। उसके साथ साथ अच्छा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो उस समय के कौन कहाँ का राजा था मिलान के लिए, जैसे केकय, अश्वपति, काशी के अजात शत्रु, विदेह के जनक, कुल के उद्दालक, पंचाल के प्रमाण जेवाली। ये मिलान के लिए पूछ लेता है, राजा का क्रम इधर उधर कर देगा, स्थान का क्रम अलग कर देगा, कह देगा मिलाइए इसको। चलिए, तो आज हम लोगों ने जो ऋग्वैदिक काल की ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, जन जन कैसे 20 से ग्राम, ग्राम से कुल, उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर जो राजा का होता है, राजा, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, है ना, उसके जो सहयोगी होते थे उसके विषय में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो वहाँ की प्रमुख संस्थाएं थी, विदफ, उसका 122 बार उल्लेख मिलता है, महिलाएं भाग नहीं लेती थीं, कुछ मेन मेन पॉइंट हम लोगों ने लिखे। सभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसी तरह के समिति के बारे में पढ़ा, और गण के बारे में, परिषद के बारे में, और उसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन के विषय में हम लोगों ने देखा। राजा जो है अब टैक्स लेने लगा, भोग कर लेने लगा अनिवार्य रूप से। अब राजा जो है उपाधियां ग्रहण करने लगा, राजा विराट, सुराट, भोज, है ना, एकराट, और बड़े बड़े यज्ञ कराएगा। ढोल नगाड़ों के साथ लोग जाएंगे एक दूसरे को, जैसे होता नहीं आजकल प्रधान का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का जो चुनाव होता है, तो लोग ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला के साथ जाते हैं। उसी तरीके से बड़ा बड़ा यज्ञ होगा, बड़ा बड़ा उनको, अब कोई जब देखते हैं ना जीतता है, तो उसको क्या करते हैं लोग, उसको गिफ्ट लेके जाते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पर राजा को गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा, राजा के सहयोगी भी होंगे, जिसमें पुरोहित है, सेनानी है, युवराज, युवराज जो है उसका पुत्र होता है, और वो पुत्र इन सभी व्यक्तियों से अपना सहयोग प्राप्त करेगा। इस प्रकार से 12 जो इनके सहयोगी उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। और आज का यहीं तक, समय को देखते हुए, वैसे भी समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आप आपके सुझाव एवं प्रश्न आमंत्रित हैं। और आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करें। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।